Hello everyone, welcome to Beta Maths Academy. So, I hope you all are doing well. I am Vaishali Sharma. So, let's start our chemistry classes. Okay. तो अभी केमिस्ट्री के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में पहले ही महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसका जो पैटर्न है वो डिस्कवर करते हैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ताकि हमें पता चले कि फ़र्स्ट ईयर में हमें पढ़ना क्या होता है और मतलब कौन कौन से टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, पैटर्न किस तरह से आएगा, कितने नंबर के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उन सब के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये है पूरा सिलेबस एमजीएसयू का केमिस्ट्री का। ओके, वेट, तो देखिए हमारे पास में केमिस्ट्री के लिए 3 पेपर होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल। तो इनऑर्गेनिक के अंदर तो ऐसा होता है कि जस्ट वेट, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कि पहले हम इनऑर्गेनिक का ही डिस्कस करते हैं ना। इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक हो, फिज़िकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो, 45 मार्क्स के पेपर आता है। ठीक है, हर पेपर 45 मार्क्स का आएगा। ओके, अब इसमें से करना कैसे कैसे होगा। अब अपने पास में 10 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। पहले जो 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे 1.5 नंबर के। ठीक है, जिसको आपको 1 वर्ड में भी पूछ सकते हैं ये, और मतलब आप 3 लाइन्स या 5 लाइन्स, हाफ पैराग्राफ में इसका आंसर कर सकते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको किस अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग के, हाँ, और ये जो जितनी भी सारी यूनिट है ना आपकी, उन सब के मिक्स आते हैं। मतलब अगर आपको ये कवर करने हैं तो आपको जो 5 यूनिट है आपके पास उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, 5 यूनिट का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, अब सेकंड हम करते हैं बात जो 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। 3 नंबर के आपको जो क्वेश्चन करने होते हैं वो होते हैं 5। आपके पास 5 क्वेश्चंस आते हैं। अब 5 क्वेश्चंस में आपको मतलब 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब जो इसकी लेंथ होती है वो आपको कैसे लिखनी पड़ती है, इसमें ना आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता, मतलब 5 ही आपको करने पड़ते हैं। वैसे एक यूनिट के अगर 2 पार्ट होते हैं ना तो आप उसमें चूज़ कर सकते हो कि हमें फर्स्ट पार्ट का करना है या सेकंड पार्ट का करना है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो 5 यूनिट से आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात अपन को 5 यूनिट का हाफ तो नॉलेज होना ही चाहिए, तभी अपन ये जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसकी लेंथ होती है, आप 3 to 4 पेज के अंदर इसको डन कर सकते हैं। वैसे केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, तो आप इसको इसके अंदर इतना डन होता है, इनफ है इतना। अब नेक्स्ट होती है जो 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जो 5 क्वेश्चन होते हैं लास्ट उनके लिए, है ना। तो वो कैसे कैसे आते हैं, जस्ट वेट। तो ये जो 5 नंबर के क्वेश्चंस है इसके बारे में अपन देखते हैं। अपन को करने होते हैं 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चन करने होंगे, तो जो भी 5 यूनिट है आपके पास गिवन है उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस होता है कि किसी भी 3 यूनिट के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को 3 क्वेश्चंस करने होते हैं जो 5-5 नंबर के होते हैं। तो ऐसे हो गया पूरा जो पेपर होता है वो 45 मार्क्स का होता है ना। और बाकी जो मार्क्स होते हैं 75 का प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री का। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का। तो ये अपना पूरा पैटर्न रहता है इसका केमिस्ट्री का। ओके,
अब हम आगे पैटर्न तो हमने देख लिया है, अब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और सेकंड अपन पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जो कि 11-12 में ऑल्दो हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, बट इसका भी थोड़ा अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अपन डी ब्रॉगली के बारे में पढ़ते हैं, जिसने बताया था वो तरंग और कणीय प्रकृति के इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है उसके बारे में बताया। ठीक है, डी ब्रॉगली का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है ना, वो अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। इसके अंदर अपन को S, P, D, F इन सब का जो ये शेप वगैरह है इसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अच्छे से। ठीक है, फिर है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में अपने को पढ़ना होगा। ठीक है, फिर ये जो साई है, हाँ, इसका सिग्निफिकेंस, पहले अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन जो ये साई और साई स्टार की जो सार्थकता है ना, जो साई की सार्थकता है उसके बारे में थोड़ा बहुत इसके अंदर पूछा जाएगा, उसका सिग्निफिकेंस पूछा जाएगा। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स के बारे में कि कितने होते हैं, और जो क्वांटम संख्याएं होती है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन सब के बारे में अपन देखेंगे। रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में भी देखेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल्स, शेप, इनकी शेप के बारे में, जो मैं पहले एटॉमिक ऑर्बिटल और इसकी जो शेप है, ये दोनों टॉपिक पैरेलल है। ठीक है, फिर ऑफबाउ का सिद्धांत, पाउली का सिद्धांत और हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो टॉपिक है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा, बिकॉज ये हायर स्टडी के अंदर भी आप जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे वैसे ही आपके आगे तक फाइनल तक ये चलता है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में हो गया। ठीक है, परमाणविक और आयनिक त्रिज्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए होती है, उसके बारे में उसकी डेफिनेशंस होती है, उसके बारे में देखेंगे। एक मतलब पीरियोडिक टेबल में वो आगे जाने में कितनी उसको एनर्जी चाहिए, इस बारे में अपने को अच्छे से देखा जाएगा। ओके, तो फिर अपन देखते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल और एप्लीकेशन इन प्रेडिक्टिंग एक्सप्लेनिंग द केमिकल बिहेवियर। देखिए, इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, इसके अंदर अपने को पता चलता है कि कैसे पहले तो मैं बता रही हूँ कि पीरियोडिक टेबल की पूरी अच्छे से नॉलेज लेंगे, है ना, कि भाई दाएं से बाएं जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, घटती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और मेटेलिक कैरेक्टर हो गए, उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गए, उसके बारे में अपने को अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो आवर्त सारणी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अपन पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर S, P, D, F ऑर्बिटल, इनके अंदर क्या देखते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं, इस सब के बारे में इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर है ना,
उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको भी अपन अच्छे से यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर है जो यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड में है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे अपन, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको पता ही है कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। मेन कोवलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी एंड इट्स लिमिटेशंस, और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस यानी कमियां हैं उसके बारे में अपन किस में पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स कोवलेंट बॉन्ड, वेरियस टाइप ऑफ हाइड्राइजेशन एंड शेप्स ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो इसकी शेप्स के बारे में, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, उनकी शेप्स के बारे में पढ़ना होगा, उनके जो मतलब बॉन्ड वगैरह, इसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन वेस्पर्ड थ्योरी, जो कि बहुत फेमस है, ऑल्दो अपन उसको 12th 11th के अंदर भी देख ही रहे हैं, ठीक है। तो वेस्पर्ड थ्योरी के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और NH3 H3O+, SO4, ClF3, ICl2 और H2O, इसके बारे में, इन सब की जो शेप्स वगैरह है, ये कैसे बनते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे इनकी जो ज्योमेट्री होती है, ये सब के बारे में अपन शेप्स वगैरह इसमें डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी में। फिर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT। MOT में अपन पढ़ेंगे होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर के लिए, ठीक है। CO एंड NO, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए अपन MOT को देखेंगे, ठीक है। फिर है मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, ये भी टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये जो जितने भी टॉपिक मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ ना, ये आपके आगे तक, मतलब ये बेसिक होते हैं, है ना, और जो आगे तक आपको गाइड करते हैं कि भाई अपन को ऐसे पढ़ना है, ये सब का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर परसेंटेज आयनिक करेक्टर के बारे में, और डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का भी अपने को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस किस में क्या होता है, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इन सब के बारे में अपन इस सेकंड यूनिट के अंदर देखते हैं, ओके, ठीक है। जो थर्ड है, अपन जो थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे वो है अपनी रहने वाली है आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। आयोनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर, रेडियस, रेडियो इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो जो भी अपने को मॉलिक्यूल्स वगैरह दिए हुए रहते हैं उसका अपने कोऑर्डिनेशन को नंबर, तो जैसे जो शेप्स को देख के बताते हैं ना कि कितना टेट्रागोनल होगा तो 3 होता है, और हेक्सागोनल होता है तो 6 होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है तो 8 होता है। ऐसे ही अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे लीनियर है तो 2 एटम हो गए, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो उसके बारे में शेप्स निकालेंगे पहले, तो कि कौन सी शेप्स है इसकी, और फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। फिर इनकी लिमिटेशंस हो गई, कमियां, ठीक है, कमियां पढ़ेंगे अपन। जो रेडियस रेशियो रूल है, रेडियस रेशियो इफेक्ट या फिर रूल, इसके बारे में। लैटिस डिफेक्ट तो 12th के अंदर पढ़ते ही हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर, और इसमें अपने शॉर्ट की त्रुटि पढ़ते हैं ना, जो बिंदु दोष होते हैं ना उसको बोलते हैं, शॉर्ट की दोष हो गया, फ्रैंकल हो गया, इन सब की जो त्रुटियाँ होती है इसमें अपन लैटिस डिफेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये जिन में लैटिस डिफेक्ट होगा उसी से सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। फिर लैटिस एनर्जी हो गया, बॉर्न हैबर साइकिल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बॉर्न हैबर साइकिल भी आपसे पूछा जाता है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सॉल्वेशन एनर्जी पे भी क्वेश्चन बनता है,
ओके। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी मतलब ध्रुवणता, जो आयंस की ध्रुवणता के बारे में होता है ना, कोई भी एक मतलब ये एटम ले लेते हैं, इसके बाहर अगर दूसरा एटम आ गया, अगर यहाँ प्लस है माइनस, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो माइनस इस साइड हो जाएगा, फिर उसकी ध्रुवणता नष्ट हो जाती है। तो ऐसे करके अपन पोलराइजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। फेजन्स रूल भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। देन मेटेलिक बॉन्ड आ गया, फिर है फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बॉन्ड एंड बैंड थ्योरीज। बैंड थ्योरीज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आगे तक आपको पढ़नी पड़ेगी, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे बैंड थ्योरी को भी, ठीक है। फिर है वीक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पूरा एक ही टॉपिक है, ये इसका बी पार्ट है, यूनिट 3 का बी पार्ट रहने वाला है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया आयनिक सॉलिड, और सेकंड हो गया जो वीक इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, जो मतलब बनते हैं ना टर्म्स के अंदर, ऐसे ऐसे जो अंतर आणविक बॉन्ड बनते हैं, वो इसका सेकंड टॉपिक है, इसके बारे में पूरा अच्छे से देखेंगे। फिर है यूनिट 4। यूनिट 4 में अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। एस ब्लॉक को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी स्टडी करेंगे कंपैरेटिवली, मतलब जो फर्स्ट और जो सेकंड होता है ना, वर्ग बोलते हैं जिसको, उसको कंपैरेटिवली इसकी स्टडी करते हैं, है ना। जैसे ये है लीना करे रब से फरियाद, ये तो हो गया फर्स्ट। और सेकंड में क्या होता है, हाइड्रोजन के आगे तो कुछ होता नहीं है, बापू मांगे कार स्कूटर बेटा राजा। तो इसकी ना कुछ ऐसे ट्रिक्स भी होती है, ठीक है, ट्रिक्स के बारे में भी अच्छे से देखेंगे, और मतलब इनकी कंपैरेटिवली अपने को स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो ये अपन एस ब्लॉक में पढ़ते हैं। फिर है हाँ including their function, solvation and completion tendency, including their function, biosystem, and introduce the alkyls और aryls। alkyls और aryls की भी इसी के अंदर अच्छे से, alkyls और aryls को भी इसी के अंदर एस ब्लॉक के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और सेकंड पार्ट है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। सेकेंड पार्ट क्या है, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, जो केमिकल गैसेस, जो नोबल गैसेस होती है, मतलब आदर्श गैसेस, ठीक है, उदासीन गैसेस भी बोल सकते हैं, आदर्श गैसेस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल ऑफ जिनॉन, इसमें सिर्फ जिनॉन के कंपाउंड को ही अपने को स्टडी करना है, ये अच्छी बात है कि अपन को सिर्फ जिनॉन के जितने भी कंपाउंड उससे रिलेटेड बनते हैं ना, उसकी अपने को स्टडी करनी होगी, भाई उनके वो बन कैसे रहे हैं, उनकी शेप्स वगैरह क्या है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह। तो ये सब ना जैसे फर्स्ट और सेकंड यूनिट हो गई, ये एक दूसरे से रिलेट करती है ना। और फोर्थ और फिफ्थ होती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये सबका पैटर्न रहता है, कोई भी मतलब सब्जेक्ट में आप देख लेना, किसी की भी यूनिट फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेना, वो एक दूसरे से रिलेट करेगी, और फिफ्थ एकदम ही अलग होती है, ठीक है। फिर है पी ब्लॉक, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी भी अपन को कंपैरेटिवली स्टडी करनी होगी, ठीक है। और पी ब्लॉक में जैसे कि अपन पीरियोडिक टेबल में भी अच्छे से पढ़ के आ चुके होंगे, तब तक अपने को समझ में आ जाएगा, है ना। तो अपने को पी ब्लॉक पढ़ने में कोई इतना जोर नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर है इंक्लूडिंग डायगोनल रिलेशनशिप्स, ये और 13 से लेके 17 एलिमेंट्स तक, ऑक्साइड, उनके ऑक्साइड्स, हैलाइड्स हो गए, हाइड्राइड्स हो गए, ये कंपाउंड कैसे बनते हैं, और मे बी इसमें रिएक्शंस भी पूछी जाती है ना। तो शायद रिएक्शंस की भी अपन स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। फिर है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में अपन क्या देखते हैं, केमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस कंपाउंड्स दिए जाएंगे, उनकी अपन को स्टडी करनी होती है, ठीक है। बोरोन के हाइड्राइड्स हो गए, डाई बोरोन हो गया,
हायर जो बोरेन्स होंगे, बोराजीन्स हो गया, फुलरीन, कार्बाइड्स हो गया, फ्लोरोकार्बन्स हो गया, सिलिकेट्स हो गया, टेट्रासल्फर हो गया, टेट्रानाइट्राइड्स हो गया, और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन और इंटरहैलोजेंस एंड पॉलीहैलाइड्स। ओके, ये बहुत सारा लग रहा है, ठीक है, बट हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका ना इसके 2 पार्ट नहीं है। ओके, ये पूरा एक ही पार्ट है, बहुत बड़ा है आई नो, बट ना इसके सारी अपन को यहाँ क्या इसकी रिएक्शंस पढ़नी पड़ती है। जैसे मान लो अगर अपन उठाते हैं बोराजीन ही पढ़ रहे हैं, तो बोराजीन बनता कैसे है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, वो कौन कौन सी रिएक्शंस देता है, ठीक है, और ये ऑक्साइड्स, हैलाइड्स वगैरह ये सब तो अपन को पढ़ना ही है, ठीक है। तो 5th जो यूनिट है मैंने बोला था वो सबसे डिफरेंट होती है। वैसे तो पीरियोडिक टेबल पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत अपने को वहाँ तक नॉलेज हो जाता है, ठीक है, बट ये जो है थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। तो 5th यूनिट में हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये था हमारा पूरा इनऑर्गेनिक का सिलेबस। ओके, अब हम सेकेंड ऑर्गेनिक का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ओके।